जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट तब देखने को मिली जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख और राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के एक बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया। यह विवाद जम्मू क्षेत्र के पीर पंचाल और चिनाब घाटी इलाकों को संभागीय दर्जा यानी कि डिविजनल स्टेटस दिए जाने से जुड़ा है। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या पीडीपी जम्मू कश्मीर के विभाजन या किसी पुराने विवादित प्रस्ताव, खास तौर पर डिक्सन प्लान का समर्थन कर रही है। डिक्सन प्लान क्या था, आगे आपको बताएंगे। इस पूरे विवाद पर सफाई देने के लिए महबूबा मुफ्ती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और न केवल अपनी पार्टी को डिक्सन प्लान से अलग किया, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर भी तीखा निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महबूबा मुफ्ती ने साफ शब्दों में कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने पीर पंचाल और चिनाब घाटी क्षेत्रों के लिए संभागीय दर्जे की बात की थी, तब उनका उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा की ओर ध्यान दिलाना था, न कि जम्मू कश्मीर के किसी भी प्रकार के राजनीतिक या भौगोलिक विभाजन का समर्थन करना। उनके अनुसार इन इलाकों के लोग भौगोलिक रूप से काफी दूर दराज रहते हैं और उन्हें अपनी रोजमर्रा की समस्याओं या शिकायतों को प्रशासन तक पहुंचाने में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर इन क्षेत्रों के लिए अलग संभागीय प्रशासन बनाया जाए तो इससे स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी और शासन व्यवस्था और ज्यादा प्रभावी हो सकेगी। महबूबा मुफ्ती ने यह भी साफ किया कि उन्होंने अपने बयान में कहीं भी डिक्सन प्लान का जिक्र नहीं किया था। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक योजना से पीडीपी का कोई लेना देना नहीं है और ना ही उनकी पार्टी कभी जम्मू कश्मीर के विभाजन के पक्ष में रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पीडीपी की राजनीति का मूल उद्देश्य हमेशा से जम्मू कश्मीर की एकता और अखंडता को बनाए रखने का है। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर भी निशाना साधते हुए कहा कि डिक्सन प्लान को लेकर अगर किसी पार्टी का नाम जोड़ा जाना चाहिए तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ना कि पीडीपी। उन्होंने दावा किया कि फारूक अब्दुल्ला के पिता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला को डिक्सन प्लान के कारण ही गिरफ्तार किया गया था। महबूबा मुफ्ती के अनुसार यह इतिहास इस बात की ओर इशारा करता है कि डिक्सन प्लान से जुड़ा एजेंडा नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहा है, पीडीपी का नहीं। यहां यह समझना जरूरी है कि डिक्सन प्लान आखिर था क्या। डिक्सन योजना का नाम संयुक्त राष्ट्र के मध्यस्थ सर ओवेन डिक्सन के नाम पर पड़ा है। साल 1950 में उन्होंने जम्मू कश्मीर समस्या के समाधान के लिए एक प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव के तहत जम्मू कश्मीर को अलग अलग हिस्सों में बांटने की बात कही गई। इसमें लद्दाख को भारत के साथ रखने, उत्तरी क्षेत्रों और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान को सौंपने और कश्मीर घाटी में संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जनमत संग्रह यानी कि रेफरेंडम कराने का सुझाव दिया गया। भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया था, क्योंकि यह देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए उसके खिलाफ माना गया। महबूबा मुफ्ती ने अपने पिता दिवंगत मुफ्ती मोहम्मद सईद की राजनीतिक विचारधारा का हवाला देते हुए भी अपनी बात को मजबूत किया। उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब ने अपना पूरा राजनीतिक जीवन जम्मू कश्मीर को एकजुट रखने और सभी क्षेत्रों और समुदायों को साथ लेकर चलने के प्रयास में बिताया। उनके अनुसार पीडीपी की सोच भी उसी विरासत को आगे बढ़ाती है और पार्टी कभी भी राज्य के विभाजन या अलगाव की राजनीति का समर्थन नहीं कर सकती। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कश्मीरी पंडितों की जम्मू कश्मीर वापसी का स्वागत करते हुए कहा कि उनकी पार्टी चाहती है कि जो कश्मीरी पंडित अपने घरों से पलायन कर गए थे वो सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से वापस लौट आएं। उन्होंने दोहराया कि यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि पीडीपी की पुरानी और स्पष्ट नीति रही है। महबूबा मुफ्ती ने यह भी याद दिलाया कि जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा अस्तित्व में थी तब उन्होंने खुद विधानसभा के भीतर कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें आरक्षित करने का अनुरोध किया था। उनके अनुसार यह कदम इसलिए जरूरी था ताकि कश्मीरी पंडितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल सके और वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बन सके। कश्मीरी पंडितों के पलायन से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उनका मानना है कि कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी मुसलमानों के बीच संवाद और मेलजोल बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर चुनावों में कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें आरक्षित होती हैं तो इससे दोनों समुदायों के बीच आपसी समझ और विश्वास को मजबूत करने में मदद मिलेगी। उनके मुताबिक राजनीतिक भागीदारी केवल सत्ता का सवाल नहीं बल्कि ये समाज में टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने का एक माध्यम भी हो सकती है।
इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ होता है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में बयानबाजी और उसके अर्थ निकालने को लेकर विवाद नई बात नहीं है, लेकिन एक बयान को लेकर जिस तरह से डिक्सन प्लान जैसे संवेदनशील ऐतिहासिक मुद्दे से जोड़ा गया, उसने एक बार फिर से यह दिखाया कि राज्य की राजनीति में इतिहास, भावनाएं और वर्तमान हालात आपस में कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। महबूबा मुफ्ती की सफाई के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की और यह संदेश देने का प्रयास किया कि पीडीपी का एजेंडा प्रशासनिक सुधार और लोगों की सुविधा से जुड़ा है, न कि जम्मू कश्मीर के विभाजन से। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने तीखा हमला बोला है। कुल मिलाकर यह विवाद केवल एक राजनीतिक बयान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जम्मू कश्मीर की जटिल राजनीति, उसके जटिल इतिहास और विभिन्न समुदायों की आकांक्षाओं को भी सामने लाता है। यहां यह समझना जरूरी है क्योंकि यह उदाहरण दिखाता है कि राजनीति में किसी भी बयान का संदर्भ, इतिहास और प्रभाव कितना व्यापक हो सकता है और कैसे एक प्रशासनिक मांग को भी अलग अलग नजरिए से देखा जा सकता है। दरअसल डिक्सन प्लान था क्या, अब आपको बताते हैं। साल 1950 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कश्मीर मुद्दे के समाधान का प्रस्ताव करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय के जज सर ओवेन डिक्सन के एक न्यायाधीश को नियुक्त किया। डिक्सन ने कश्मीर समस्या के हल की एक योजना बनाई, जिसके अनुसार लद्दाख को भारत के पास ही रहना चाहिए, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके, गिलगिट बाल्टिस्तान सहित पाकिस्तान के साथ रहना चाहिए, संपूर्ण कश्मीर घाटी में स्वतंत्रता के विकल्प के बिना साथ जनमत संग्रह होना चाहिए और यह पाकिस्तान को जा सकता था उस वक्त। जम्मू को धार्मिक आधार पर विभाजित किया जाना चाहिए, छंब नदी विभाजित करने वाली रेखा होती, उत्तरी जम्मू यानी कि मुस्लिम बाहुल जिसे माना जाता है पाकिस्तान को मिलते और जम्मू के हिंदू बहुमत वाले हिस्से भारत में रह जाते। एक तरफ से उनका कहना था कि मुस्लिम इलाके पाकिस्तान को मिलते और हिंदू और बुद्ध बाहुल क्षेत्र भारत के साथ रहते। और डिक्सन की योजना पाकिस्तान को ब्रिटेन और अमेरिका के पीछे समर्थन पर आधारित थी। ये सभी जानते हैं कि कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में जाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कैसे पंडित नेहरू पर दबाव डाला था और फिर उसी ब्रिटिश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को धोखा भी दिया। लेकिन पश्चिमी मानक के तहत भी इस योजना में एक गंभीर दोष था और वो जनसंख्या हस्तांतरण। कश्मीरी पंडितों की एक बड़ी आबादी कश्मीर में रह रही थी और जम्मू और कारगिल जो मुस्लिम बाहुल था, एक छोटी मुस्लिम आबादी थी। लगभग 10 लाख से अधिक लोगों को अपने घर को छोड़ना पड़ता, शरणार्थी बनना पड़ता और इस तरह ये और छोटे पैमाने का विभाजन बन जाता था। फिर से बहुत बड़े स्तर पर कत्लेआम होता। भारत ने डिक्सन योजना को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया क्योंकि भारत को इस योजना में सबसे ज्यादा नुकसान होता। यदि कश्मीर भारत से अलग होता तो डर था कि भारत के अन्य हिस्से भी अलग होने की मांग कर सकते थे। जनमत संग्रह यानी कि रेफरेंडम भारत के लिए एक विकल्प नहीं था क्योंकि जनमत संग्रह केवल युद्ध विराम रेखा के भारतीय हिस्से में प्रस्तावित था और पाकिस्तानी हिस्से में नहीं था। एक संप्रभु भारत ने इस तरह के अपमानजनक योजना को कभी स्वीकार नहीं किया और इसीलिए ये पास्ट का एक सेंसिटिव मुद्दा है डिक्सन प्लान, जिसको लेकर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस अब एक बार फिर से कई दशकों बाद आमने सामने है।